पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर आजकल कुछ ऐसा हो रहा है जो देश की पूरी सुरक्षा नीति को बदल कर रख सकता है। जमीनी हकीकत से लेकर दिल्ली की राजनीति तक बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में बिना किसी बायस के सिर्फ फैक्ट्स के जरिए समझते हैं कि आखिर इस नई बॉर्डर सिक्योरिटी पॉलिसी का पूरा सच क्या है। फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन चीजों पर फोकस करने वाले हैं। बंगाल में हो रहा नया एक्शन, मालदा का नया होल्डिंग सेंटर, 2025 का नया फॉरेनर्स एक्ट, डेमोग्राफिक चेंज कमेटी और इससे जुड़ी पूरी सियासी बहस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, बंगाल का नया एक्शन और वहां की ग्राउंड रियलिटी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये डिटेक्ट, डिटेन, डिपोर्ट यानी पहचानो, हिरासत में लो और वापस भेजो कि ये जो पॉलिसी है ये बंगाल बॉर्डर पर काम कैसे कर रही है। खासकर तब से जब से शुभेंदु अधिकारी जैसे लोकल लीडर्स ने इस मुद्दे पर अपना रुख एकदम सख्त कर लिया है। आखिर इसके पीछे का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? देखिए, इसके 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स हैं। सबसे पहले है डिटेक्ट, यानी संदिग्ध घुसपैठियों की तुरंत पहचान करना और उनका वेरिफिकेशन करना। फिर आता है डिटेन, जहां उन्हें खास होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाता है। और आखिरी स्टेप है डिपोर्ट, जिसका मतलब है कि बिना किसी लंबी अदालती कार्यवाही के उन्हें सीधे बीएसएफ को हैंडओवर कर देना ताकि उन्हें वापस उनके देश भेजा जा सके। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, जो इस पूरी स्ट्रैटेजी का एक बहुत अहम हिस्सा है, मालदा का होल्डिंग सेंटर। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 30 संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों को मालदा के इस नए सेंटर में रखा गया है। आप इसे इस नई और सख्त कार्रवाई का पहला बड़ा जमीनी रिजल्ट मान सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये होल्डिंग सेंटर आखिर भला क्या है। आसान भाषा में समझें तो ये कोई रेगुलर जेल नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी है जहां इन संदिग्ध अवैध प्रवासियों को डिपोर्टेशन से पहले टेम्परेरी तौर पर रखा जाता है। इसका मेन पर्पस यही है कि संदिग्धों को अलग रखा जाए और कानूनी प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा सके। लेकिन एक मिनट, रातों रात इतनी तेज प्रोसेस आखिर मुमकिन कैसे हो गई? इसके लिए हमें समझना होगा एक बहुत बड़े कानूनी बदलाव को, 2025 का नया विदेशी कानून। इसे ऐसे समझिए, पहले क्या होता था, फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत किसी को गिरफ्तार करने के लिए बाकायदा वारंट चाहिए होता था। फिर कोर्ट में पेशी होती थी और इस सब में सालों लग जाते थे। लेकिन अब इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 ने पूरा गेम ही बदल दिया है। अब पुलिस बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है और किसी कोर्ट में पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा सा फंडा है, नो कोर्ट, डायरेक्ट डिपोर्ट। पर यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है जिसे समझना जरूरी है। सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम की कट ऑफ डेट अब 31 दिसंबर 2024 कर दी गई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हिरासत में लिया गया शख्स नॉन मुस्लिम है, जैसे हिंदू, सिख या पारसी, और वो इस डेट से पहले आया है, तो उसे डिपोर्ट करने के बजाय नागरिकता का रास्ता मिल सकता है। ये इस पूरी पॉलिसी का एक बेहद सेंसिटिव पहलू है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस पूरे मुद्दे को नेशनल लेवल पर देखते हैं, यानी डेमोग्राफिक चेंज कमेटी और सरकार की मैक्रो स्ट्रैटेजी। ये सब अचानक से नहीं हो रहा, बल्कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने बॉर्डर एरियाज में हो रहे डेमोग्राफिक असंतुलन को स्टडी करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी अनाउंस की है। इसे लीड कर रहे हैं रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर। और इस कमेटी का टारगेट बहुत ही मैसिव है। अगले 5 सालों में करीब 1.5 करोड़ अवैध अप्रवासियों की पहचान करना और उन्हें देश से बाहर निकालना। अब जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े लेवल पर कुछ होता है तो डिबेट तो होगी ही। तो चलिए देखते हैं इस पर चल रही सिक्योरिटी और पॉलिटिकल बहस को। सरकार और उनके समर्थकों का स्टैंड एकदम क्लियर है। उनका सीधा सा सवाल है कि आम टैक्सपेयर का पैसा घुसपैठियों पर क्यों खर्च होना चाहिए। उनका मानना है कि देश के रिसोर्सेज और नेशनल सिक्योरिटी को बचाने के लिए इन लोगों को तुरंत डिपोर्ट करना ही इकलौता सही रास्ता है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का नजरिया इससे बिल्कुल उलट है। वो इन एक्शंस को असंवैधानिक और अमानवीय बता रहे हैं। उनका खड़ा आरोप है कि सीएए वाले नियम की वजह से ये पूरी कवायद असली बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए कम और एक धार्मिक बायस वाले एजेंडे से ज्यादा प्रेरित है। अगर हम दावों और आंकड़ों पर नजर डालें तो सिचुएशन काफी दिलचस्प है। पिछली यूपीए सरकारों के टाइम पर विपक्ष का दावा है कि उन्होंने करीब 80,000 लोगों को डिपोर्ट किया था। वहीं मौजूदा सरकार का रीसेंट नंबर 22,000 है। सरकार खुद मानती है कि पास्ट के नंबर्स कम रहे हैं,
लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा, उनका फोकस अगले 5 सालों में उस 1.5 करोड़ के टारगेट तक पहुंचने पर है। तो कुल मिलाकर कहानी यहाँ आकर रुकती है। एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी और टैक्स पेयर के पैसे बचाने की बात है, तो दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की। ये नया कानूनी ढांचा और ये नए होल्डिंग सेंटर्स आने वाले वक्त में इंडिया के बॉर्डर्स की जियोपॉलिटिक्स को कैसे बदलेंगे, ये एक ऐसा सवाल है जो आगे चलकर हमारी राजनीति और सुरक्षा दोनों की दिशा तय करेगा। इस पर जरूर सोचिएगा।